हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों की प्रिपरेटरी से असिस्टेंट रिकॉर्ड एंड ऑर्डर या फिर हैं बिहार में जो जूनियर कॉन्फ्लिक्ट की वैकेंसी आई थी उसके लिए मॉक टेस्ट चल रहे थे, जिसमें कि फर्स्ट मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आगे का आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर से उसे देख लीजिएगा। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा और भी जो आपके इनकम टैक्स है या फिर ऑडिटिंग है, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है, उसकी भी सीरीज मैंने अपलोड करी थी। जरूर से देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। इससे पहले का जो प्रीवियस पेपर हुआ है अभी जनवरी में, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिली थी और बहुत से क्वेश्चंस एग्जैक्टली वैसे ही आए थे। तो आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The business policies and the administration of a branch are wholly controlled by the head office. The type of branch is dash. किसी शाखा की व्यवसायिक नीतियां और प्रशासन को पूरी तरह से प्रधान कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो शाखा का प्रकार डैश है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई शाखा है, कोई ब्रांच है, जिसकी जो भी बिजनेस पॉलिसीज हैं या उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी तरह से उसे जो हेड ऑफिस होता है, जो प्रधान कार्यालय होता है, हेड ऑफिस है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पूरा कंट्रोल किया जा रहा है, नियंत्रित किया जा रहा है। तो किस टाइप की क्या है, ब्रांच है। तो ब्रांच अकाउंटेंट से कई क्वेश्चन देखने को मिले थे प्रीवियस पेपर में। तो यहाँ पर किस तरह की ब्रांच हो जाती है, तो डिपेंडेंट हो जाती है, आश्रित शाखा उसे कहा जाता है। और जो पूरी तरह से अपने अकाउंट खुद बना रही है, खुद रख रही है, कोई कंट्रोल नहीं है हेड ऑफिस का, तो वो आपकी इंडिपेंडेंट ब्रांच कहलाती है, स्वतंत्र शाखा कहलाती है। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस एंड रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज नोन एज। प्रधान कार्यालय द्वारा भेजे गए माल और शाखा द्वारा प्राप्त माल के बीच के अंतर को कहा जाता है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी गुड्स थे हेड ऑफिस ने जो सेंड किए थे और जो ब्रांच थी उसने जो रिसीव किए हैं, उसके बीच में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस क्या कहलाता है। गुड्स इन ट्रांजिट, यहाँ पर इसे मालगास्त माल भी कहा जाता है, मार्ग में माल कहा जाता है। गुड्स इन गोडाउन, गोदाम में माल। गुड्स इन प्रोडक्शन, उत्पादन में माल। नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये किस तरह की या क्या है जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो आपका कहा जाता है गुड्स इन ट्रांजिट। ये माना जाता है कि जो भी गुड्स हैं, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका, वो अभी मार्ग में है, अभी पहुंचा नहीं है शाखा तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन इन डैश। सभी व्यक्तिगत, वार्षिक और नाम मात्र खाते डैश में खोले जाते हैं। एकल पृष्ठ प्रणाली में, दोहरी पृष्ठ प्रणाली में, उपार्जन प्रणाली में, उसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तीन तरह के अकाउंट्स आपके जो बनते हैं, पर्सनल होता है, रियल होता है और नॉमिनल होता है। तो किस तरह के सिस्टम में कौन सा इंटर सिस्टम होता है, उसमें इस तरह से तीन तरह से अकाउंट्स हम रखते हैं। तो वो कौन सा हो जाता है, वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। इसका जो क्वेश्चंस आप लोग के देखने को मिले प्रीवियस पेपर में, तो बहुत ही इजी थे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे गए। यहाँ पर था कि क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम, क्या होता है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इससे रिलेटेड आपके थे। तो यहाँ पर क्या है, किसमें खोले जाते हैं, डबल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसमें खोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन नेट वर्थ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रिप्रेजेंट। वर्ष की शुरुआत में और वर्ष के अंत में जो निवल मूल्य के बीच में अंतर आ रहा है, वो क्या दर्शाता है। पूंजी शेष को, नगद शेष को, पासबुक शेष को, या फिर लाभ या हानि शेष को। यानी कि जो नेटवर्थ होती है, जब स्टार्ट हो रहा है तो बिगनिंग में, जब एंड हो रहा होगा वर्ष का तब, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल बैलेंस, कैश बैलेंस, पासबुक बैलेंस, प्रॉफिट और लॉस। तो क्या डिफरेंस कहलाता है, वो प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। जो भी डिफरेंस आ रहा होता है, बिगनिंग में जो हमने कैपिटल लगाई थी बिजनेस में, और एंड में जो अब हमारे पास रह गई है, तो बीच का डिफरेंस है आपका प्रॉफिट या फिर लॉस कहलाएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड। किसी अचल संपत्ति के बही मूल्य में स्थायी, निरंतर और क्रमिक कमी को कहा जाता है। मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि, कमी, संगणना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है और उसकी जो बुक वैल्यू है उसमें फिक्स यानी कि कोई लगातार कमी आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है, और साथ में एक क्रमिक उसमें आ रही है, तो वो क्या कहलाता है।
तो आपका डिप्रिसिएशन कहलाता है, ह्रास कहलाता है। प्रीवियस पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस डिप्रिसिएशन से देखे गए थे, तो यहाँ पर भी आप अच्छे से डिप्रिसिएशन के पॉइंट को तैयार करके जाइएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस देखने आते हैं, किसी भी तरह के पूछे जाते हैं, तो आपके वहाँ पर क्वेश्चन जाएंगे नहीं। और इससे रिलेटेड जितनी भी आगे भी आपकी सीरीज आएगी उसमें क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करती रहूंगी, तो आपका रीजन भी परमानेंट होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन डैश। किराया खरीद प्रणाली के तहत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती है। यानी कि जो हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें जो इंटरेस्ट निकाला जाता है हर पीरियड के लिए, जितने भी टाइम तक के लिए होता है, जैसे 8 साल 10 साल 5 साल जितने भी वर्ष के लिए रहेगा, तो जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो किस तरह कंप्यूट किया जाएगा, क्या किस पर कंप्यूट किया जाता है। कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड, इंस्टॉलमेंट प्राइस रिमेनिंग अनपेड, द अमाउंट दैट हैज बीन एग्रीड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, कैश प्राइस माइनस द अमाउंट ऑफ हायर परचेजेस, इंस्टॉलमेंट पेड। यानी कि जो बकाया नगद मूल्य होगा या बकाया किस्त मूल्य होगा, किराया खरीद समझौते के तहत तय की गई राशि, या फिर नगद मूल्य में से किराया खरीद की किस्त की राशि जो घटाई जाती है उस पर निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट जो निकाला जाता है वो आपका जो भी कैश प्राइस रिमेनिंग बचता है, यानी कि जितना अब तक पे करा जा चुका है और जितना अब रिमेनिंग बच रहा है, तो उसी पर ही इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हायर परचेज सिस्टम में। जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है तो उसमें तो इंस्टॉलमेंट जो होती हैं अलग अलग डिसाइडेड होती हैं कि इतनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी ही है। हायर परचेज में निकाला जाता है इंटरेस्ट, वो जो रिमेनिंग प्राइस होता है कैश प्राइस में का, उसको ही उस पर ही इंटरेस्ट निकाला जाता है। एक आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। बहुत ही माइनर से डिफरेंस है हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट में, और मैंने दोनों को ही बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। क्लासेस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देख लीजिएगा, वहाँ पर इन दोनों की ही मैंने क्लास ली हुई है, तो बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, डिफरेंस भी बताया है, कैसे अकाउंट रखे जाते हैं दोनों की वो भी समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इज गवर्न बाय। किस भुगतान प्रणाली किसके द्वारा नियंत्रित होती है। किराया खरीद प्रणाली, मालिकी बिक्री अधिनियम, किस्त अधिनियम, संपत्ति पंजीकरण अधिनियम। यानी कि हायर परचेज सिस्टम, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंस्टॉलमेंट एक्ट, प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जो होता है किस अधिनियम के द्वारा चलता है, तो प्रीवियस में जो पेपर हुआ है उसमें आपको पूछा गया था हायर परचेज सिस्टम जो है किराया खरीद प्रणाली जो है उसका अधिनियम कौन सा है। हो सकता है इस बार आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का पूछ लिया जाए, तो इसका कौन सा अधिनियम है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930 ये भी याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत क्या होता है, जो आपकी किस भुगतान प्रणाली जो है वो कार्य करती है, कंट्रोल्ड होती है, सारे प्रोविजन इसमें दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मालिकी बिक्री अधिनियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनरशिप ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट इज ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ। किराया खरीद समझौते के तहत माल का स्वामित्व निश्चित समय पर हस्तांतरित होता है। अग्रिम भुगतान का, पहली किस्त का भुगतान पर, अंतिम किस्त का पूर्व और अंतिम भुगतान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनरशिप जो होती है गुड्स की हायर परचेज एग्रीमेंट जब हम कर रहे होंगे तो कब ट्रांसफर होती है। पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, यानी कि जब आप डाउन पेमेंट जो कर देते हैं, भुगतान कर देते हैं उस टाइम पर, या फिर पहली इंस्टॉलमेंट पर, या फिर जब आप फुल और फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है तब उसका जब पेमेंट कर रहे हैं, या फिर में से कोई नहीं। तो कब ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर इसका जो ट्रांसफर होता है ओनरशिप का वो कब होगा, जब आपकी लास्ट पेमेंट जो होती है फुल फाइनल वाली, जब आप उसका पेमेंट कर देते हैं इंस्टॉलमेंट का, तब जो है ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या था कि पहली किस्त के साथ ही ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन हायर परचेज में लास्ट में होता है, जब आप फाइनल पेमेंट कर देते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट विदाउट हैविंग टू मेक फुल पेमेंट इन द इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज। तत्काल भविष्य में पूर्व भुगतान किए बिना किसी संपत्ति को खरीदने के कार्य को इस प्रकार जाना जाता है। किराया खरीद, वित्त पट्टा, परिचालन पट्टा, बिक्री और लीज बैक। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कि अगर आप किसी एसेट को इस तरह से खरीद रहे हैं कि आपको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे उसका, तो इस तरह की एसेट जो है, यानी कि इस तरह कह सकते हैं कि तत्काल भविष्य में पूर्व भुगतान किए बिना किसी संपत्ति को आप खरीद रहे हैं, तो संपत्ति क्या कहलाती है, या किस तरह का वो एक्ट होता है, वो क्या कहलाएगा। हायर परचेज है, फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, सेल एंड लीज बैक है, तो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका हायर परचेज, किराया खरीद कहलाता है।
तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What benefit does the input tax credit ITC mechanism provide business under GST? GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC तंत्र व्यवसायों को क्या लाभ प्रदान करता है? उत्पादन पर कराधान से बचाता है, दोहरे कराधान से बचाता है, वस्तु सेवाओं की लागत बढ़ाता है, केवल राज्य स्तरीय करों पर लागू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो GST है, GST के अंडर में जो ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसका जो बेनिफिट है वो क्या रहता है कि अवॉइड टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर टैक्सेशन जो होता है नहीं लगेगा। अवॉइड डबल टैक्सेशन यानी कि दोहरे कर से बचाएगा हमको। इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज, जो गुड्स से सर्विस होती है उनकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। अप्लाइज ओनली टू स्टेट लेवल टैक्सेस, ये केवल आपके राज्य स्तरीय करों पर लागू होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है उसका बेनिफिट होता है कि दोहरे करारोपण से बचाता है। अवॉइड्स डबल टैक्सेशन, तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो क्रेडिट मिल जाता है टैक्स का, यानी कि जितने पर ऑलरेडी टैक्स चुकाया जा चुका है, जब आगे आप उसको सेल करते हैं इसको, तो उसके बाद जो दूसरा कोई व्यक्ति उससे और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगा या इस तरह से मान लीजिए आप किसी चीज़ को रॉ मटेरियल की तरह बेच रहे हैं, उसको आपने टैक्स लगा दिया, लग चुका है ऑलरेडी GST, तो दूसरा व्यक्ति जब उसको अपने एक मैन्युफैक्चरिंग गुड में कन्वर्ट करता है, तो वहाँ पर जो उसके में टैक्स लग रहा होगा, तो उसमें पहले चुकाया गया टैक्स जो होता है वो घटा दिया जाएगा, उसके बाद जितना एडिशनल होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? GST परिषद की अध्यक्षता जो होती है किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ RBI? अच्छा क्वेश्चन है। GST काउंसिल जो होती है, जो उसका चेयरमैन होता है वो कौन होगा, वो जो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है, वही क्या होता है, उसका चेयर पर्सन होता है, या इसका कह सकते हैं चेयरमैन होता है, अध्यक्ष होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कौन अभी करंट में, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा, करंट में जो है वो GST काउंसिल का चेयरमैन है। ऐसा आंसर इस क्वेश्चन कर सकते हैं कि अभी करंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करिए, सभी बच्चों को पता ही होगा मोस्टली कि कौन है, तो सभी बच्चे मुझे आंसर इसका जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द आइडिया ऑफ नेशन वाइड GST इन इंडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बेसा समिति, केलकर टास्क फोर्स, रेखी समिति या फिर रंगराजन समिति? क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ये आइडिया आया था या दिया गया था वो किसके द्वारा, कौन सी कमेटी थी जिसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो आपका केलकर टास्क फोर्स थी, केलकर टास्क समिति जो थी उनके द्वारा दिया गया था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। ये सबसे पहले ये इस तरह से कह सकते हैं किसने दिया था, तो आपका केलकर समिति ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 5 ऑफ द NI एक्ट डील्स विद, NI अधिनियम की धारा 5 निम्नलिखित से संबंधित है? विनिमय बिल, नियत समय में धारक, चेक, वचन पत्र? बिल ऑफ एक्सचेंज, फोल्डर इन ड्यू कोर्स, चेक, प्रॉमिसरी नोट? तो सेक्शन 5 जो है NI क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वही उसका ही शॉर्ट में NI लिखा है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया गया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे NI क्या है, जो आपका विनिमय पत्र अधिनियम रिलेट जो होते हैं उससे रिलेटेड यही NI है, उसको शॉर्ट में उन्होंने लिख दिया है। तो सेक्शन 5, क्योंकि सेक्शन मैंने आपको पढ़ाई हुई है तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि कौन सा सेक्शन जो है, सेक्शन 5 जो है वो किस चीज़ को डिफाइन करती है, किसके बारे में बताती है? इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द NI एक्ट डिफाइंस द वर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? NI अधिनियम की कौन सी धारा परिक्राम में लिखे शब्द को परिभाषित करती है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिफिनेशन जो है वो किस सेक्शन में दी गई है? तो ये आपकी कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 13 हो जाएगी। तो आप सेक्शन को अलग से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन आपके लिए। ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब आपको सेक्शन सारी याद है तो बहुत आसान हो जाएगा। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी सेक्शन की जरूर से देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिनेशन ऑफ प्रॉमिसरी नोट हैज बीन डिफाइंड इन द NI एक्ट इज? NI अधिनियम में प्रतिज्ञा पत्र की परिभाषा जो है वो किस सेक्शन में दी गई है? जो प्रॉमिसरी नोट है उसकी डिफिनेशन जो दी गई है वो आपको पता ही है, सेक्शन 4 में दी गई है। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? विनिमय पत्र में कितने पक्ष होते हैं, यानी कि
कितनी पार्टीज होते हैं, कितने पक्षकार होते हैं, 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें 3 जो होते हैं, 3 पार्टीज होती हैं, 3 पक्षकार होते हैं। एक व्यक्ति जो लिखता है, दूसरा जो जिस पर लिखा जाता है, तीसरा जो कि पेमेंट को लेता है या पेमेंट जिसको मिल रहा होता है। तो यहाँ पर 3 पक्षकार होते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 44AB of Income Tax Act, audit is compulsory if a person is carrying on business whose gross turnover exceeds। आयकर अधिनियम की धारा 44AB के तहत यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है जिसका सकल कारोबार निम्नलिखित से अधिक है तो ऑडिट अनिवार्य है। 60 लाख, 1 करोड़, 50 लाख, 2 करोड़। यहाँ पर जो इनकम टैक्स की सेक्शन 44AB है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 44AB है आयकर अधिनियम, तो वहाँ पर ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा अगर उसका बिजनेस में जो ग्रॉस टर्नओवर है वो किससे अधिक होना चाहिए। आपका वो 1 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तो वहाँ पर उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन से पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत आय का अनुभाग इस प्रकार है। सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 17, सेक्शन 45 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द चार्जिंग सेक्शन, कौन सा सेक्शन ऐसा है जो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन जो है हेड जो इसके अंडर में आता है, यानी कि जो भी हम कैपिटल गेन जो चार्ज कर रहे होते हैं वो किस सेक्शन के अंडर में बताया गया है। यहाँ पर वो 45 सेक्शन 2 है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मैंने आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, इसमें सेक्शन 10 के बारे में था, वहीं पर लास्ट में मैंने आप लोग को पांचों हेड जो हैं, 5 जो आपके मेन 5 हेड्स होते हैं उसमें कौन कौन से हेड किस सेक्शन में आ रहे हैं वो भी मैंने आप लोग को बताया था। अभी तो आपने देख लिया होगा लास्ट तक वीडियो को, अगर नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप लेके इजी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने अलग अलग सेक्शन सबकी डिवाइड करके बताया हुआ है। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन। LIC प्रीमियम के भुगतान पर कटौती का दावा किया जा सकता है। ATC, ATCCC, ATD, ATDD। जो LIC प्रीमियम है उसका पेमेंट किया जा रहा है, तो आप डिडक्शन का क्लेम किस सेक्शन में करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कौन सी सेक्शन हो जाती है, वो सेक्शन आपकी हो जाती है 80C। जो 80C है उसमें आप क्लेम करते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज चार्ज अप टू टैक्स एट द रेट प्लस सरचार्ज एंड सेस एज एप्लीकेबल। सामान्यतः दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर कर एट द रेट 7 या अधिक उत्कर जो लागू हो लगाया जाता है 10%, 15%, 20%, 30%। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है तो जो LTCG होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वो कितने परसेंट पर चार्ज किया जाता है, उसको कितने परसेंट पर टैक्स लगता है। ओके, जब आप ओवरऑल टैक्स लगाते हैं वहाँ पर आप LTCG, STCG है या फिर लॉटरी है तो उसको अलग कर देते हैं, उसका अलग रेट से टैक्स लगाया जाता है, और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचता है टोटल इनकम का, उस पर आप अलग जो टैक्स स्लैब्स दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगाते हैं। तो इसका कितने परसेंट से टैक्स लगाया जाता है, इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे कि इसकी परसेंटेज क्या होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।